नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग आबादी तक पहुंचने लगी। आबादी वाले क्षेत्रों में आग पहुंचने से दहशत में हैं लोग। वायुसेना ने नैनीताल में आग बुझाने के लिए उतारा है हेलीकॉप्टर। 24 घंटे में की गई वनाग्नि की 23 से अधिक घटनाएं दर्ज। आग लगने से 34 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल भी प्रभावित। फायर सीजन तक वनकर्मियों की छुट्टी पर लगाई गई रोक। वनाग्नि को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जंगलों की आग पर जल्द काबू पाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। साथ ही सभी डीएफओ को घटनास्थल की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं और आगजनी की घटनाओं को लेकर वो काफ़ी सख्त हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। साथ ही वन कर्मियों की छुट्टी पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और वन अग्नि को बुझाने के लिए वायुसेना के भी हेलीकॉप्टर को उतारा गया है। 24 घंटों के अंदर 23 से ज़्यादा घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और दूसरी तरफ की ये जो तस्वीरें हैं वो अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और जहां मुख्यमंत्री ने ये भापा कि कितना जंगलों को नुकसान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं कि वो अपनी तैयारियां पूरी रखें, इंतजाम पूरे रखें और सभी अधिकारी जो हैं वो फील्ड में उतर करके काम करें, वनाग्नि को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करें। देवभूमि उत्तराखंड की दो तस्वीरें और कई सवाल। सवाल यह है कि अगर एक तरफ जहां पहाड़ों में मौसम बदला तो फिर आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद क्यों? क्या बारिश के पानी से आग नहीं बुझ पा रही है? सवाल यह है कि जब सभी को पहले से पता था कि हर साल जंगलों में आग लगती है जिसकी वजह से भारी नुकसान होता है, तो फिर समुचित व्यवस्था पहले से ही क्यों नहीं की गई? सवाल यह है कि जब डीएफओ साहब को आग की रोकथाम का जिम्मा दिया गया तो वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ पा रहे? सवाल यह है कि क्या डबल इंजन वाली सरकार के युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेशों को जिले में बैठे अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं? और ऐसे कई और सवाल जिस पर मौजूदा वक्त में वरीय अधिकारियों के पास जवाब के बदले सिर्फ दलीलें हैं। हमारे जो तलिया बीट है फतेहपुर रेंज में जो काठगोदाम और नैनीताल से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ नैनीताल से जो आग आई वहाँ वो हमारे फतेहपुर रेंज में स्प्रेड होके तलिया बीट के कंपार्ट 2-4 में 2-3-4 ये 3 कंपार्टमेंट में फैली हुई थी। वहाँ पे उसके काबू करने के लिए लगभग 30 हमारे फायर वॉचेस और वॉचेस वहीं पे हैं, तो वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी आग बुझाया जाए। दरअसल उत्तराखंड में हर साल जंगलों में आग लग जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में चीड़ के पेड़ों की संख्या अच्छी खासी है और चीड़ के पत्तों में घर्षण की वजह से जंगलों में आग लग जाती है। जबकि कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें ये बातें सामने आती हैं कि कुछ स्थानीय लोग जानबूझकर जंगलों में आग लगा देते हैं। लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या होती है, इस पर कई तरह की बातें कही जाती है। वजह क्या है, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन मौजूदा वक्त में जंगल धधक रहे हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो भी शरारती तत्व हैं जो आग लगा रहे हैं किसी भी वजह से, उनके विरुद्ध एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। एफआईआर हो भी गई हैं। परसों मैं बुजुर्ग में गया था, वहाँ पे एक मामला आया था, वहाँ पे भी एफआईआर हुई है। और सबसे बड़ी अपील आपके माध्यम से पब्लिक से ये भी है कि कहीं पे भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी सूचना तत्काल या तो जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, आपदा केंद्र, वहाँ पे बता दी जाए, या फॉरेस्ट को सीधे बता दी जाए, या रेंजर को बता दी जाए। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो एक दिन में कम से कम 20 से ज्यादा जगहों पर आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 31 से ज्यादा जगहों पर जंगल धधक रहे हैं।
जो बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि राज्य सरकार ने वनाग्नि को रोकने के लिए वायुसेना और सेना की मदद ले ली है। नैनीताल में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सेना के जवान भी इसमें साथ दे रहे हैं। देखिए, जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं। अभी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूँ। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। पर्यावरण के जानकार हर साल इस बात पर जोर देते हैं कि जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं से ग्लेशियर को भी खतरा है। साथ ही जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों के साथ ही औषधीय पेड़ पौधे भी जलकर राख हो जाते हैं। आग लगने की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात सिर्फ 2024 की नहीं है। उत्तराखंड में हर साल जंगलों में आग लगती है। 2016 में प्रदेश के 4,500 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए थे और इस बार अभी ही 750 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। हम बात करें तो चंपावत में और नैनीताल में थोड़ा कंडीशन सीरियस है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में इतनी सीरियस नहीं है। और ये लेटेस्ट आंकड़े मैंने अभी मंगवाए हैं जिसमें कि अभी तक की जो घटनाओं की हम बात करें तो फायर सीजन जो शुरू हुआ था 300 के आसपास घटनाएं हमारी हो चुकी हैं। कल इस संबंध में सभी कंजर्वेटर्स को और CCF कुमाऊं हैं उनके साथ मैंने बैठक की थी और 2-3 चीज़ों पर हमने निर्णय लिया। पहला निर्णय तो ये था, सभी DMs को मेरी ओर से निर्देश गए हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको भी इसमें मिशन में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वो लगातार टच में रहते हैं प्रधान जी के और गांव वालों के, कि बिना जन सहभागिता के आग पे काबू पाना मुश्किल है। जंगलों में आग की लगातार खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। लिहाजा विपक्ष यानी कांग्रेस बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रहा है, जबकि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो क्या सीएम की बातों पर जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा पा रहे, जिसका नतीजा है कि जंगल जल रहे हैं। इतने बड़े एरिया में फैलती है तो पहला निर्देश तो ये था। दूसरा ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था क्योंकि जब आग एक जगह लगती है उनको दूसरी जगह से स्टाफ शिफ्ट करना होता है, उसके लिए एक वाहन जो SDRF से वो DMs उनको चाहे धनराशि दे दें या वाहन अधिग्रहण करके दे दें तो वो उसको मूवमेंट हो सकता है। तीसरी बात ये है कि ये भी निर्देश हुए हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जहां पे सड़क की आग है वहां पे तत्काल पहुंचे और हमेशा रहनी चाहिए। और चौथा डायरेक्शन ये था कि एक सेपरेट टुकड़ी DM अपने स्तर पे डायरेक्टली बना लें, जिसमें कुछ स्पेयर होमगार्ड्स और स्पेयर PRDAs हों, जिनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग दे दी जाए आग बुझाने की, और जहां पे भी बड़ी आग हो वो सेंट्रल टुकड़ी एक साथ चली जाए और इस आग पे जल्दी काबू पाए। उत्तराखंड में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका फॉरेस्ट का है। इसके साथ ही पूरे राज्य में 71% जंगल है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उत्तराखंड में आग लगने की घटनाएं होती हैं तो किस तरह से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड देश के एक बड़े हिस्से को न केवल जल की आपूर्ति करता है बल्कि साफ हवा भी लोगों को दे रहा है। उत्तराखंड में लगातार हर साल आग की घटनाएं न केवल जंगलों को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि यहाँ पर रहने वाले जंगली जानवरों और इंसानों के लिए भी एक खतरा बना हुआ है, जिस पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि सभी को विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चमोली जिले के उच्च हिमालय भ्यूढार घाटी में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अप्रैल महीने में भी बर्फ से लदकद दिखाई दे रहा है।
यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते पिछले 24 घंटे से लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे घाटी में वन्य जीवन सुरक्षा को देखरेख करने वाले और लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने के लिए भी पार्क ऑफिशियल की गश्त गई हुई है, जहां पर बर्फबारी के बीच काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। मौसम ठीक होने पर गश्त दल दोबारा घाटी का पूरा जायजा लेने के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद घाटी में शीतकाल में हुए नुकसान और पैदल संपर्क मार्ग समेत ग्लेशियर पॉइंट क्षेत्र में बर्फ काटकर पैदल वैकल्पिक मार्ग के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरह की ज़्यादा जानकारी भी है अपने पास और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि फूलों की घाटी पर आते हैं लोग दर्शन करने के लिए, फूलों को निहारने के लिए? जी बिल्कुल। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड की एक विश्व प्रसिद्ध विश्व धरोहर है और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित करने के बाद लगातार प्रतिवर्ष यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है देसी विदेशी पर्यटक जो प्राकृतिक पुष्प हैं, जो अल्पाइन हिमालय के, उनका दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। अभी घाटी शीतकाल के लिए बंद थी। 31 अक्टूबर को घाटी बंद हो जाती है प्रतिवर्ष, और अभी आगामी 1 जून को ये घाटी फिर से अब जो प्रकृति प्रेमियों के दीदार के लिए खुलेगी। इस बीच अभी पिछले 48 घंटे से लगातार जो लोकपाल घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी था, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो उच्च हिमालय में इस बार अप्रैल माह में भी देखा गया, लिहाजा जो पार्क प्रशासन की टीम है वो अपनी रूटीन रेकी के लिए, लंबी गश्त के लिए यहाँ पे पहुंची थी। लेकिन कल जो है इस क्षेत्र में काफी ज्यादा हिमपात हुआ, लिहाजा मध्य क्षेत्र से ही फूलों की घाटी से जो है पेट्रोलिंग टीम लौटी है। अभी शीतकाल में घाटी में कितना नुकसान हुआ है और कितने जो पैदल मार्ग है, संपर्क मार्ग है, कितने टूटे हुए हैं, ये जो है अब जब आज मौसम खुशनुमा हो तो दोबारा घाटी में ये पेट्रोलिंग टीम जाएगी और इसके बाद ही जो पूरा जायजा लेके मुख्यालय जो गोविंद घाट है, फूलों की घाटी रहता है, यहाँ पे लौटेगी, तो तभी नुकसान का जायजे का पता लगेगा। फिलहाल घाटी जो है अभी भी पहली बार जो अप्रैल लास्ट में भी जो है पूरी तरह बर्फ से लकदक है, और बीच में 2 से 3 जगहों पे ग्लेशियर पॉइंट पे जो है काफी बड़े हिमखंड गिरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार जो पर्यटक यहाँ पे पहुंचेंगे तो वो प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ जो है मई जून में भी फूलों की घाटी में ग्लेशियर और हिमखंडों का दीदार करेंगे। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड की राजधानी दून के प्रतिष्ठित कॉलेज जीआरडी का 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव अंतराया 24 का आगाज हो गया है और कार्यक्रम के दूसरे दिन कॉलेज परिसर में मशहूर पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी ने अपनी परफॉर्मेंस भी दी। जस्सी ने अपनी जादुई आवाज़ से प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। इस दौरान जस्सी के गानों पर छात्र छात्राओं ने जमकर डांस भी किया। प्रोग्राम में आलम यह था कि दर्शक जस्सी के गाने पर खुद को थिरकने से भी नहीं रोक पा रहे थे और इस मौके पर जीआरडी कॉलेज के वाइस चेयरमैन इंद्रजीत सिंह ओबराय, डॉली ओबराय, सरदार परवजीत सिंह ओबराय, महानिदेशक डॉक्टर पंकज चौधरी, रजिस्ट्रार के राणा समेत कॉलेज के सभी निदेशक गण, विभागाध्यक्ष और शिक्षक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि बीजेपी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन सरकार के दावों की कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही है। चंपावत के लोहाघाट में पेयजल की व्यवस्था तो नहीं की गई, लेकिन योजना भ्रष्टाचार की भेंट जरूर चढ़ गई। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी। उत्तराखंड के चंपावत में लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत ढोरजा गांव के ग्रामीण पेयजल के लिए पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान ही। ऐसा नहीं है कि सरकार की हर घर नल हर घर जल योजना यहां नहीं पहुंची। गांव में योजना तो पहुंची, लेकिन योजना से बनी पेयजल लाइन में ग्राम प्रधान और ठेकेदार ने धांधली कर सरकार के दावों पर पलीता लगा दिया। ग्रामीणों ने डीएम चंपावत नवनीत पांडे को शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है। ढोरजा
ठीक है। ये घर घर नल वाली जो स्कीम चली थी, इनने कहीं प्लास्टिक के पाइप जोड़ दिए हैं, कहीं लग सिंचाई में जोड़ा है। ठीक है, उसमें कभी न पानी आ रहा है न कुछ, न चैम्बर बनाया है। इनने फर्जी काम करके मेरे को धमका रहे हैं, न किसी का लेबरों का पैसा दे रहे हैं, न कोई वो कर रहे हैं। इसमें मैंने एक एसडीएम साहब को भी दी है, एक डीएम साहब के लिए भी दी है एप्लीकेशन। इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। सीमान ढोरजा गांव के ग्रामीणों ने शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि जल संस्थान लोहाघाट की तरफ से ढोरजा पेयजल योजना का पहला और द्वितीय चरण का कार्य करवाया गया था, जिसका संपूर्ण कार्य ठेकेदार और ग्राम प्रधान ने मिलकर किया है। आरोप है कि योजना का काम पूरा होने के बाद विभागीय अधिकारियों ने निरीक्षण तक नहीं किया और पेपर पर काम को पूरा दिखा दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिला। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे सामने बिल्कुल दिखाना चाहिए। इनने पुराने पाइप नए पाइप बेच दिए हैं दूसरी जगह। नए पाइप दिखवाने के लाए, वो दूसरी जगह बेच दिए। ये ग्राम प्रधान ढोरजा और ठेकेदार योगेश रैसवाल जल संस्थान में भी करी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं जाके आज यहाँ आया हूँ आपके पास। और कुछ इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। योजना की पूरी जांच, पूरी खोद के दिखाऊंगा कहाँ नए पाइप हैं, कहाँ पुराने हैं, कहाँ प्लास्टिक के हैं। इसमें बहुत ही घपला, सब पैसा खा गए। पुराने नए पाइप जो मंगवाए थे वो बेच गए, फर्जी बिल लगा दिए वहाँ। गांव के लोगों का कहना है कि पेयजल योजना में नए पाइपों की जगह पुराने पाइप का इस्तेमाल किया गया है। आरोप है कि इसे लेकर पहले भी शिकायती पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन ठेकेदार और ग्राम प्रधान के दबंग होने के साथ ही विभाग से मिलीभगत है, लिहाजा आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं जल संस्थान के अभियंता पवन मिश्र ग्रामीणों का आरोप मानने को तैयार नहीं है, जबकि गाँव के कई लोगों ने शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सवाल है कि पूरा गाँव ही झूठ बोल रहा है और सिर्फ अभियंता ही सच बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड को देवों की नगरी के साथ साथ पर्यटन स्थल से भी पहचाना जाता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहाँ देश के अलग अलग कोनों से लोग घूमने आते हैं। लेकिन इन दिनों जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने आए लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और लापरवाही के चलते रामनगर की छवि धूमिल भी होती हुई नजर आ रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विश्व प्रसिद्ध है और उत्तराखंड की एक अलग पहचान बनाए बैठा है। लेकिन कुछ अधिकारियों और लोगों की लापरवाही के चलते जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की छवि धूमिल होती दिखाई दे रही है। दरअसल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आए लोगों को घंटों जाम की समस्या के साथ सड़कों पर ही आवारा पशुओं का सामना करना पड़ता है। 20 सड़कों पर बैठे आवारा पशु जाम की समस्या तो उत्पन्न करते ही हैं, साथ ही आवारा पशुओं की वजह से लोगों की जान को भी खतरा बना रहता है। नगर पालिका रामनगर द्वारा पिछले 2 सालों से जानवरों को पकड़ने हेतु हमारे पास एक वाहन क्रय किया गया है। पशु को पकड़ करके हम बाजपुर सांडाले ले जाते हैं। लगभग हम 45 पशुओं को, जिसमें सांड और 5 गायें सम्मिलित हैं, पकड़ करके बाजपुर हम पहुंचा चुके हैं। वो क्या रहा है कि जैसे हम यहाँ से जानवर शहरी क्षेत्र से हटाते हैं, पुनः फिर ग्रामीण क्षेत्रों के जानवर उस स्थान उस रिक्ति को पूरा कर लेते हैं। लेकिन हमारा अभियान चलता रहता था और अभी हम रिसेंटली फिर चलाने वाले हैं। नैनीताल के रामनगर में सड़कों पर आसानी से इन आवारा पशुओं का दंगल भी देखने को मिलता है। इस दंगल में कितने छोटे बड़े दुकानदारों के साथ साथ सैलानियों का भी नुकसान होता है और सड़क दुर्घटना का ग्राफ लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है।
हालांकि नगर पालिका प्रशासन की तरफ से अभियान भी चलाया गया है और आवारा पशुओं का रेस्क्यू भी किया गया है और कुछ लोगों को नोटिस भी दिया गया है। उसके बावजूद भी रामनगर की समस्या जस की तस बनी हुई है। आपको आसानी से सड़कों पर जंगलों का एहसास हो जाएगा। गाय सांड सड़कों पर लड़ते हुए और बीच सड़क पर बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। अभी खताड़ी क्षेत्र में मैंने 8 लोगों को नोटिस भेजा है इस आशय का, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी विशेष बात आपको हम बताएं कि नगर पालिका द्वारा ग्राम कुचड़ी में 3 बीघे ज़मीन में हमारी गौशाला भी तैयार की जा रही है, जिसका टेंडर RWD ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दे दिया गया है। संभवतः उनके द्वारा टेंडर कर भी लिया गया है और यथाशीघ्र उसका भी निर्माण हमारा चालू हो जाएगा। रामनगर नगर पालिका की तरफ से आवारा पशुओं को हटाने का अभियान चलाया गया और लोगों पर भी कार्रवाई की गई। उसके बावजूद समस्या बरकरार है। रामनगर की खूबसूरती और पहचान पर आवारा पशु बदसूरत दाग बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या नगर पालिका प्रशासन ठोस रणनीति बनाकर रामनगर से इन आवारा पशुओं के आतंक को खत्म कर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी हैं। इसी के तहत बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा को नैनीताल जिले का प्रभारी बनाया गया था। वहीं अब इन्हें पार्टी ने यूपी और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी भी सौंपी है। इन तमाम विषयों को लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा से हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत की है। प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं लगातार, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हो गए, नैनीताल सीट से आप प्रभारी भी रहे और काफ़ी अच्छा मत प्रतिशत भी वहाँ पर रहा, तो किस रूप में आप उसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो पूरा चुनाव मैं उत्तराखंड का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि बहुत अच्छे अंतर से हम 5 के 5 सीटों को जीतेंगे, क्योंकि हमारे संगठन की भी गतिविधियाँ निरंतर चलती हैं और सरकार की भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चली हैं, केंद्र सरकार की भी, प्रदेश सरकार की भी, और हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होकर उसने काम किया है। नैनीताल का जहाँ तक विषय है, क्योंकि मैं वहाँ का संगठन प्रभारी हूँ, तो सबसे अधिक मतदान भी हुआ है और पिछले बार भी सबसे अधिक मतों से जीते थे। इस बार भी हम बहुत अच्छे अंतर से वहाँ से चुनाव जीतेंगे। कैलाश जी, अन्य राज्यों की भी जिम्मेदारी मिली है, कहाँ कहाँ पर भ्रमण रहेगा, क्या कुछ प्रोग्राम है पूरा? देखिए, अभी तो मैं नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र को विशेषकर देखा था, और क्योंकि मेरा वहाँ विधानसभा भी मेरी अल्मोड़ा पड़ती है। अब ये चुनाव हो गया, अब कल से हमको उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जाना है। जहाँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाएं होंगी, उन सभाओं की व्यवस्था देखने के लिए संगठन का निर्देश मिला है, केंद्र से भी, यहाँ से भी। कल को वहाँ जा रहा हूँ। शर्मा जी, एक विषय यह भी है कि इन दिनों देखा जा रहा है कि नैनीताल एरिया में वनाग्नि काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करने की बात आप कहेंगे और किस तरह की अभी व्यवस्थाएं भी हैं वहाँ पर? वनाग्नि तो पूरे प्रदेश में, पर्वतीय क्षेत्र में तो लगभग सब जगह है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी, वहाँ के लोगों के लिए भी, और जो पर्यटक आ रहे हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अभी सरकार ने आज से व्यवस्था कर दी थी आग बुझाने की। अभी कहीं कहीं बारिश भी हुई है और बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण हो जाएगा। और ये इस तरह से और इतनी अधिक मात्रा में है कि बहुत जल्दी तो सब नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। सरकार चिंतित है, संगठन भी चिंतित है। हमारे प्रदेश के हित में, प्रदेश के पर्यटन के हित में ये बहुत ज़रूरी है और बहुत शीघ्रता से इसमें काम। जी, हमसे बातचीत कर रहे थे और तमाम विषयों पर उन्होंने हमसे बातचीत भी की है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।